स्वाद से जुड़ा। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ। और दर्शकों, आज बताऊंगा पूरी एक्सरे रिपोर्ट सीक्रेट किलर की। ये जो लिख रहा है ना सीक्रेट किलर, यही है जिसके निशाने पर मसूद और हाफिज हैं, ऐसा कहा जा रहा है दर्शकों, क्योंकि सीक्रेट किलर इनके आसपास के लोगों को एक एक करके मारता जा रहा है। और आज इसी पर हमारी एक्सरे रिपोर्ट है दर्शकों। भारत के ऑपरेशन सिंदूर छेड़ने से पहले ही आतंकवादियों ने अपने बिलों में घुसना शुरू कर दिया था। वो ये जानते थे कि पहलगाम हमले का बदला भारत लेगा, और जब ऑपरेशन सिंदूर भारत ने शुरू किया तो उसकी हालत ऐसी हो गई कि आतंकवादी अपने बिलों में दुम दबाकर छिप गए। और भारत ये साफ कर चुका है दर्शकों कि दुश्मन की एक हिमाकत उसका अंत लिखेगी। इसलिए आतंकी अब ना कुछ सोच पा रहे हैं, ना भारत के खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं। और अगर मैं कहूं कि आतंकी 100 बार सोच रहे हैं तो गलत नहीं होगा। अब इन आतंकियों ने अपने बिलों से बाहर निकलना शुरू किया है दर्शकों, लेकिन भारत के खिलाफ ये जितने भी आतंकी एक शब्द बोलेंगे तो अज्ञात गनमैन आ जाएगा और इन्हें ठिकाने लगा देगा। ऐसा हो रहा है दर्शकों। ये जो रैलियां चल रही है ना आतंकवादियों की, इसके बाद एक बहुत बड़ी खबर आई है दर्शकों। ये जितने आतंकवादी सड़कों पर निकल रहे हैं, अपने बिलों से बाहर आ रहे हैं, अज्ञात बंदूकधारी सीक्रेट किलर पाकिस्तान में एक्टिव हो गए और वो एक एक कर इन आतंकियों को निपटा रहे हैं दर्शकों, ठोक रहे हैं। भारत के खिलाफ जो बोलेगा, जहरीली बातें करेगा, उसे ठोक देंगे। तभी तो एक के बाद एक ऐसे आतंकियों का सफाया हो रहा है दर्शकों। अब ये सीक्रेट किलर कौन है, कैसे ये काम कर रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है दर्शकों। लेकिन आपको बताता हूं दर्शकों, सीक्रेट किलर ने कैसे कार्रवाई की है। पाकिस्तान में आतंकियों की रहस्यमयी मौत अभी भी हो रही है। जैश कमांडर अब्दुल अजीज की रहस्यमयी मौत हो गई दर्शकों। बावलपुर में रहस्यमयी परिस्थितियों में अब्दुल मृत पाया गया। और पता ही अब्दुल क्या करता था, भारत विरोधी भाषण देता था दर्शकों। लेकिन आप सोचिए, गज़वाए हिंद के जरिए भड़काऊ तकरीरों से नौजवानों को जिहादी बना रहा था, और इसकी तकरीर अक्सर जैश के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आती थी। आतंकी अजीज ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाया हुआ था, और भारत के हमले के बाद अजीज ने भारत विरोधी बयान दिए थे, और इसी के बाद उसे निपटा दिया। लेकिन पहले सुनिए ये कैसे भारत विरोधी बयान दे रहा था। मसूदनगर के मुजाहिदीन आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी संभाल सकता है अपनी हिंदुस्तान की हुकूमत को संभाल, वरना मुजाहिदीन तुम्हारे झगड़े से और तुम्हारी जुबान से कश्मीर का नाम भी छीन लेंगे और कश्मीर के हितों को भी छीन लेंगे इंशाअल्लाह। सुना आपने दर्शकों, ये भारत विरोधी बयान देते थे, लेकिन सीक्रेट किलर ने इन्हें ठोक दिया है। दिखाता हूं आपको। आतंक का चेहरा कहे जाने वाले जैश ए मोहम्मद का सीनियर कमांडर अब्दुल अजीज जहन्नुम जा चुका है। भारत के टुकड़े होने का सपना देखने वाला आतंकी अब्दुल खुद मिट्टी में मिल चुका है, और इसी के साथ भारत के एक और दुश्मन का अज्ञात गनमैन ने खेल खत्म कर दिया। जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर, जो खुद बिल में छिपा हुआ बैठा है, लेकिन उसके हाथ धीरे धीरे अज्ञात गनमैन काटते जा रहे हैं। एक के बाद एक उसके रिश्तेदार और फंडरेजर का अंत होता जा रहा है, और उसी लाइन में अब्दुल अजीज का नंबर भी लग गया। आतंकी अजीज ने पिछले महीने एक जैश की रैली में भारत के खिलाफ जहर उगला था, लेकिन उसकी मौत हो गई। वो भी रहस्यमयी तरीके से अज्ञात गनमैन ने उसे मौत के घाट उतार दिया, और इसे लेकर जैश मौन साधे हुए है। मौलाना मसूद अजहर साहब का नाम लेके तू रोता है, तू रोता रहेगा इंशाअल्लाह, और जिहाद मुस्कुराता रहेगा इंशाअल्लाह। अब गज़ा आजाद हो चुका, मजीद अल्लाह फतह देगा। बारी गज़वाए हिंद की है, वारसा पैक्ट टूट गया, सोवियत यूनियन टूट गया, अमेरिका की नाक को काट दिया। अब बारी हिंदुस्तान ही आ रहे हैं, मौलाना मसूद अजहर के मुजाहिदीन आ रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लश्कर का टॉप कमांडर सैफुल्ला खालिद अज्ञात हमलावरों के निशाने पर आ गया था। आतंकी लंबे समय से नेपाल में टेरर एक्टिविटी को ऑपरेट कर रहा था। इतना ही नहीं,
अबू कताल जो हाफिज सईद का भतीजा था और रियासी हमले का मास्टरमाइंड था, उसे भी सीक्रेट किलर ने मौत के घाट उतार दिया था। चाहे मसूद अजहर, जिसका परिवार भारत के ऑपरेशन सिंदूर में मिट्टी में मिल गया और वो खुद मौत की भीख मांग रहा था, लेकिन आतंक परस्त सरकार ने उसे सेफ हाउस में पहुंचा दिया, तो वहीं दूसरी तरफ लश्कर का सरगना हाफिज सईद भी डर के मारे बंकर में छिपा हुआ है। उसे डर है कि सीक्रेट किलर की अगली गोली पर उसका तो नाम नहीं लिखा है, इसलिए वो अपने बिल से बाहर ही नहीं आ रहा। देखा दर्शकों आपने कैसे इन्हें ठिकाने लगाया जा रहा है, और ये भारत विरोधी जितने भी आतंकी हैं, इन्हें बंदूकधारी मार रहे हैं। दर्शकों, बीते कुछ सालों में पाकिस्तान में 16 आतंकवादी अज्ञात बंदूकधारियों ने ठिकाने लगा दी, और इनमें ज्यादातर आतंकी भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े हुए थे। मई 2025 में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी रजाउल्लाह निजामनी उर्फ अबू सैफुल्लाह खालिद मारा गया दर्शकों, और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में 3 अज्ञात बंदूकधारियों ने इसे मौत के घाट उतार दिया। 2006 में आरएसएस मुख्यालय पर हुए आतंकी हमले का यह मास्टरमाइंड था। मार्च 2025 लश्कर का प्रमुख आतंकी अबू कताल उर्फ जियाउर रहमान मारा गया दर्शकों, और पाकिस्तान के झेलम क्षेत्र में अज्ञात बंदूकधारी यानी सीक्रेट किलर आए और इसे मौत के घाट उतार दिया। अक्टूबर 2023 पठानकोट एयरबेस हमले का मास्टरमाइंड शाहिद लतीफ, इसे भी मौत के घाट उतारा गया। जैश-ए-मोहम्मद के वरिष्ठ कमांडर को अज्ञात बंदूकधारियों ने मौत के घाट उतार दिया, और पाकिस्तान के सियालकोट में मस्जिद में इसकी गोली मारकर हत्या की गई है। यानी एक एक करके ये सारे आतंकी घबरा रहे हैं दर्शकों, और इसलिए मैं आज कह रहा हूं इनका अगला टारगेट हाफिज सईद हो सकता है, मसूद हो सकता है। लेकिन आज आपको बताता हूं दर्शकों, इधर पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है, हाहाकार आ गया है, लेकिन उधर शहबाज सो रहा है। जैसे भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर अंजाम दिया था, तब शहबाज सो रहा था। और पाकिस्तान में दर्शकों एक तरफ आतंकी ठोके जा रहे हैं, दूसरी तरफ सब कुछ उथल पुथल हो गया है। आतंकवाद को पनाह देकर उसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, और भारत ये साफ कर चुका है कि वो आतंकवाद का सफाया करेगा। तो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात बहुत खराब हो गए हैं। आज आपको बता रहा हूं दर्शकों, समझ नहीं आ रहा पाकिस्तानी सरकार को करे क्या। शहबाज को नहीं समझ में आ रहा है दर्शकों, वो किस परिस्थिति से निपटे, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। ये जो आपको दिखा रहा हूं ना दर्शकों, ये पाकिस्तान में जेल तोड़कर 200 से ज्यादा कैदी सड़कों पर आ गए। आप देखिए जरा, ये भाग गए। बताया जा रहा है भूकंप आया तो जेल इतने कमजोर थे कि टूट गए, और ये भाग खड़े हुए हाथों में बंदूक लिए। जेल प्रशासन कुछ कर नहीं पाया दर्शकों, और शहबाज पूरी तरह फेल। इसलिए हम कह रहे हैं सो रहा है शहबाज, सोने दीजिए उसे। उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आतंकियों को बचाने में लगा है। इधर खूंखार कैदी आ गए पाकिस्तान की सड़कों पर, और कई सारे कैदी जो हैं बैरक से बाहर आ चुके हैं। जेल कर्मचारियों पर दबाव बनाया गया है। इसके बाद हिंसक गतिरोध पैदा हो गया पाकिस्तान की सड़कों पर। तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, गोलियों की आवाज सुनाई देने लगी दर्शकों। सैकड़ों कैदी पाकिस्तानी जेल से फरार हो गए, और पाकिस्तान में इसके बाद गजब की बौखलाहटें दिखाता हूं आपको। एक तरफ पाकिस्तान में आतंकियों को बचाने के लिए कर्ज में मिला पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की कानून व्यवस्था की क्या हालत हो गई है, उसकी तस्वीरें सामने आई। पाकिस्तान के कराची शहर, जहां देर रात मालिर जेल से सैकड़ों कैदी फरार हो गए। कैदियों ने जेल की दीवार तोड़ डाली और फिर भाग गए, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। अधिकारियों की नींद खुली तब तक कई कैदी फरार हो चुके थे। फरार होने के बाद जेल के आसपास गोलीबारी भी हुई। तस्वीरों में आप गोलियों की आवाज सुन सकते हैं। दनादन गोलियां बरसाई जा रही हैं। ये रोड पे मुकम्मल रोड पे सन्नाटा छा गया। पुलिस वाले कैदियों की तलाश। कैदी फरार हुए तो आनन फानन में अधिकारी एक्टिव किए गए, और भागे हुए कैदियों में सिर्फ 20 को ही पकड़ पाए, यानी भागते भूत की लंगोटी से ही। तस्वीरों में आप देखिए, पकड़े गए कैदियों को जमीन पर बैठाया गया है। जेल के बाहर पुलिस की गाड़ियों का अंबार लगा हुआ है। लेकिन अब क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, फिलहाल कैदियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। अभी ये काशिफ साहब हमारे साथ खड़े हैं। अभी सारी पुलिस अभी कार्डन किया हुआ है पूरे जेल को। जो निकल गए हैं वो निकल गए हैं, बाकी जो जेल में अंदर हैं अभी इनकी काउंटिंग करेंगे तो पता चलेगा। अभी अंडर कंट्रोल तो है, अभी जो अंदर जेल में हैं वो तो अंडर कंट्रोल हैं। जख्मी कुछ हमारे पुलिस वाले भी हुए हैं, कुछ कैदी भी हुए हैं।
उनको हॉस्पिटल भेजा है। ना तो पाकिस्तान से अपना देश सही से संभल रहा है और ना ही कानून व्यवस्था उसके कंट्रोल में है। हाँ, शहबाज भीख मांगने के लिए विदेश दौरे पर जाते हैं तो फील्ड मार्शल बनने की खुशी में असीम मुनीर पार्टियां देते हैं। दर्शकों, पाकिस्तान की शहबाज सरकार किसी एक मोर्चे पर नहीं, हर मोर्चे पर फेल हो रही है। भारत ने तो मारा ही है। दर्शकों, जैसी घटनाएं पाकिस्तान में हो रही हैं उससे पता चल रहा है कि शहबाज सरकार का कोई ध्यान नहीं है। वो सिर्फ आतंकवादियों को बचाने में लगा हुआ है। पाकिस्तान में लगातार निर्दोष लोगों की जान ली जा रही है। दर्शकों, वहां पर खबर है कि कुछ लोग यूट्यूब पर, टिकटॉक पर वीडियो बनाते थे, उनकी इस्लामाबाद में ये बच्ची की मौत के घाट उतार दिया, हत्या कर दी गई। आप सोचिए कि इसके घर में आकर इसे मारा गया है, लेकिन शहबाज शरीफ आतंकियों को बचा रहा है, केवल आतंकियों को बचाने में जुटा हुआ है। उसे पाकिस्तानी आवाम से कोई लेना देना नहीं है। दिखाता हूं आपको। पहले टिकटॉक स्टार इकरा बतूल का मर्डर, अब 17 साल की सना यूसुफ को बनाया निशाना। एक हफ्ते में पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में 2 टिकटॉक बनाने वाली लड़कियों की हत्या के बाद पाकिस्तान के दूसरे टिकटॉकर दहशत में हैं। पाकिस्तान महिलाओं और लड़कियों की कब्र बनता जा रहा है। अभी इकरा की हत्या का मामला शांत नहीं हुआ कि 17 साल की सना को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि सना की हत्या उसके जन्मदिन के दिन की गई, जब आरोपियों ने घर में घुसकर सना पर ताबड़तोड़ 2 फायर कर दिए। इसके बाद मोबाइल छीन कर फरार हो गए। यानी जिस घर में खुशी का माहौल था वहां मातम पसर गया। इस्लामाबाद में रहने वाली सना की मां के मुताबिक आरोपी मेहमान बनकर आए और मौका मिलते ही सना की गोली मारकर हत्या कर दी। परिवार वालों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। सना यूसुफ एक मशहूर पाकिस्तानी टिकटॉक स्टार थी जिसके लाखों में फॉलोअर्स थे। इस तरह उसका मर्डर किया गया है, लोगों में गुस्सा भर गया है और डर भी। हत्या के पीछे की वजह अब तक साफ नहीं है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि यह हॉरर किलिंग हो सकती है, यानी जानबूझकर डराने या धमकाने के मकसद से की गई हत्या, या फिर किसी पुरानी दुश्मनी की वजह से वारदात को अंजाम दिया गया है। और पाकिस्तान के ये हालात नहीं सुधरेंगे दर्शकों, क्योंकि उसकी सेना से लेकर सरकार तक सबके सब आतंकवादियों से मिले हुए हैं और उन्हें सीक्रेट किलर मार रहा है। तभी तो पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्ला कसूरी, आपको याद है ना दर्शकों, ये रैली करता है और इस रैली में नेता शामिल होते हैं पाकिस्तान। सोचिए जरा, पाकिस्तान की हालत हो गई। सैफुल्ला कसूरी जैसे आतंकियों के साथ ये हमदर्दी जताते हैं। पाकिस्तान पंजाब प्रांत के विधानसभा के स्पीकर हैं मलिक अहमद खान, ये है वो, और ये उसके ठीक बगल में बैठा है और कह रहा है कि मुझे बुलाया तो मैं चला गया। आप सोचिए, ये लोग सिर्फ मुखौटा पहने, ये पीछे बहुत कुछ छिपा रहे हैं, लेकिन ये सब के सब आतंकी हैं ऐसा लगता है दर्शक, और सैफुल्ला कसूरी का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकिस्तान में आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना और पाक आर्मी आतंकियों के जनाजे में शामिल हुई। न सिर्फ शामिल हुई बल्कि पाकिस्तान के झंडे में लपेटकर ताबूतों की तस्वीर भी सामने आई। कुछ दिन पहले आतंकी सैफुल्ला की सभा में हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद और मलिक अहमद खान भी दिखे थे। मलिक अहमद, जो पाकिस्तान के पंजाब विधानसभा में स्पीकर के पद पर है, वो भी उस रैली में आतंकियों के साथ मंच पर बैठा हुआ था। लेकिन अब उस तस्वीर को लेकर मलिक अहमद की सफाई सामने आ गई। मलिक का कहना है कि उसे आमंत्रित किया गया था, इसलिए वो गया था। ये तो पब्लिक की डोमेन में एक यौम तकबीर की रैली थी। उस रैली में सारी सियासी जमातें मदऊ थी। मुझे भी उन्होंने बतौर एक, क्योंकि मेरा वो बहुत करीबी इलाका है जहाँ पर ये था, तो मुझे भी उन्होंने कहा कि आपने भी आना है, मैं भी चला गया। मतलब आतंकी अगर किसी मंच पर बुलाएंगे तो आप चले जाएंगे। ये तो साफ बता रहा है सरकार हो या स्पीकर आतंकियों के समर्थन में है। पाकिस्तानी नेताओं का आतंकियों के समर्थन का चेहरा बेनकाब हो चुका है। वो आतंकियों की भाषा बोल रहे हैं। लश्कर का आतंकी सैफुल्ला कसूरी, जो पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड है, और मलिक खान उसे बेगुनाह बताने की कोशिश में लगा हुआ है। इल्जाम बगैर तहकीक किए, बगैर इन्वेस्टिगेशन किए, आप इन्वेस्टिगेशन करते, तहकीक करते और तहकीक करने के बाद आप किसी को मुर्द इल्जाम ठहराते। उस FIR के भी इन्वेस्टिगेशन भी कोई कंप्लीट नहीं हुई, उसमें कोई एविडेंस नहीं है, कोई शहादत नहीं है, और आपने मेरी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर दी। आपने जो दहशतगर्दी की, आप बड़े दहशतगर्द हैं कि सैफुल्ला बड़ा दहशतगर्द है। पाकिस्तान सरकार और आतंकियों का चोली दामन का साथ है।
वक्त वक्त पर यह सामने आता रहा है। जब पाकिस्तान को कर्ज मिला था तो शहबाज ने आतंकी मसूद अजहर के परिवार को करोड़ों रुपए मुआवजे में दे दिए थे। अब दर्शकों, पाकिस्तान की एक और खूबी है, वो खुद पिटा है, बहुत पिटा है और अब मान भी रहा है कि हाँ, हमें भारत ने बहुत मारा है। लेकिन वो पहले भी मान चुका है। तब इसमें नया क्या है दर्शकों, ये आप सोच रहे होंगे। नया आपको मैं बताता हूं। ऑपरेशन सिंदूर हमने लॉन्च किया, उसके बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। हमने बहावलपुर में, मुरीदके में आतंकी ठिकानों को तबाह किया और उसके बाद आपको ये जानकारी दे रहा हूं दर्शकों में कि हमने जहां जहां पाकिस्तान को मारा, उससे और ज्यादा जगह पर पाकिस्तान बता रहा है कि भारत ने हमें यहां तक घुसकर मारा है और उसको लेकर उसने एक डोजियर बाकायदा जारी किया। दर्शकों, ये पहले आतंकवादियों से हमदर्दी दिखाते हैं और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में जब हम हमला करते हैं तो पहले छिपाते हैं कि हमें नहीं मारा और फिर बाद में डोजियर जारी करते हैं और इसमें पता लगता है कि भारत ने पाकिस्तान को मारा ज्यादा था, गिना कम था। जैसा हम कहते हैं कि हम तो मारते हैं, भारत ने बताया कि उसने 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया, लेकिन खबर यह है कि 11 एयरबेस भी तबाह हुए हैं, यानी कुल मिलाकर 20 जगह पर भारत ने तबाही मचाई। लेकिन पाकिस्तान तो और ज्यादा बता रहा है दर्शकों। भारत तो दावा 20 का कर रहा था और कह रहा था कि हमने गिने नहीं है। अब पाकिस्तान कह रहा है कि 28 जगह पर हमें मारा है। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, भारत ने कैसे ठोका है, क्या कह रहा है। पाकिस्तान क्या कह रहा है? पाकिस्तान कह रहा है कि भाई हमें पेशावर में मारा, झांग में मारा और सिंध, गुजरात, पंजाब, बहावल नगर, अटक, छोर, ये वो इलाके हैं जो पाकिस्तान कह रहा है कि भाई हमें तो यहां पर भी मारा है। ये तो भारत बता ही नहीं रहा है। और भारत ने जो दावा किया था वो भी मैं आपको बता देता हूं दर्शकों। भारत ने बताया था कि मुजफ्फराबाद, कोटली, रावलकोट, ये पीओके में, चक्सबरी, बीम्बर, नीलम घाटी, झेलम, चकवाल, यहां पर हमने पाकिस्तान में आतंकियों के कैंप तबाह किए। लेकिन अब यहां पर आप देखिए कि पाकिस्तान खुद मान रहा है कि भारत ने हमें अंदर आकर मारा है। दिखाता हूं आपको। पाकिस्तान को भारत ने कैसे पीटा ये तो पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन अब पाकिस्तान खुद ये मान रहा है कि भारत ने उसे इतना मारा कि वो खुद नहीं जानता। भारतीय सेना ने जब पाक पर हमले के बाद पीसी की थी तब बताया था भारत ने आतंकी ठिकानों और एयरबेस को मिलाकर 20 जगह पर हमले किए। लेकिन पाकिस्तान का डोजियर जो सामने आया वो कह रहा है कि भारत ने उसकी 28 जगह को तबाह कर दिया। खैर, ये तो भारतीय वायुसेना ने पहले ही बता दिया था। डीजीएओ AK भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कहा था, आप भी सुनिए। Our aim was not to inflict casualties, but in case there have been, it is for them to count. Our job is to hit the target, not to count the body bags. पाकिस्तान के डोजियर में ये साफ साफ लिखा है कि वो कैसे भारत के सामने कुछ ही घंटों में घुटनों पर आ गया था। प्लानिंग तो लंबी लड़ाई की थी, लेकिन भारत की जवाबी कार्रवाई ने यह बता दिया कि अब अगर माफी नहीं मांगी तो भारत पाकिस्तान को खत्म कर देगा। But it was also rational on their part, operation which they thought they'll continue for 48 hours, folded up in about 8 hours. And on 10th, then they picked up the telephone and said they wanted to talk. पीएम मोदी ने जो कहा था कि पाकिस्तान में तबाही कल्पना से ज्यादा होगी, ठीक वैसा ही भारत ने ऐसा बदला लिया कि शहबाज और मुल्ला मुनीर की सोच से परे था। तभी तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने जो तबाही मचाई उसकी गिनती पाकिस्तान अभी तक कर रहा है। पाकिस्तान के आधिकारिक डोजियर से साफ हो गया कि भारत ने मारा ज्यादा है, गिना कम है, जिससे यह साफ होता है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान समय समय पर झूठ बोलता रहा है। लेकिन अब यह पर्दाफाश हो चुका है कि भारत ने पाकिस्तान में काफी अंदर तक घुसकर जवाबी कार्रवाई की। और दर्शकों, इस बीच आपको एक बड़ी जानकारी दे रहा हूं। पाकिस्तान ने न्यूक्लियर कमांड को लेकर जो दावे किए थे वो सारे दावे फेल हो गए। न्यूक्लियर कमांड सेंटर पर हमले का खुलासा हुआ है। दर्शकों, आपको बता रहा हूं दर्शकों, बड़ी गंभीर बात है, सुनिए। रक्षा मंत्रालय के मुख्य सलाहकार हैं विनोद जी खंडारे। उन्होंने यह खुलासा किया है और एक्सक्लूसिव खुलासा किया है दर्शकों रिपब्लिक पर। नूर खान बेस के पास न्यूक्लियर कमांड सेंटर हिट हुआ। वो कह रहे हैं हमने निशाना नहीं बनाया लेकिन हिट हुआ है। उन्होंने बात की है हमारे सीनियर एडिटर से, सुनवाते हैं आप। There was a lot of talk happening that the nuclear sites were also being targeted. Was that true?
Did we actually manage to at least come very close or somewhere close? Okay, you remember what the DG Air Ops mentioned. In fact, media person asked him that, did you target? And he said, you tell me. So obviously at the international level, are you going to say that you targeted? Obviously you didn't target. It got hit. And it put a lot of fear and apprehension in the mind of the people there as to what is the condition. Was that the turning point? Possibly, yes. Possibly, yes. सुन लिया दर्शकों आपने, भारत ये बार बार पूरी दुनिया के सामने साफ कर रहा है कि ये सिर्फ ट्रेलर था और जरूरत पड़ी तो आतंकियों को हम पूरी पिक्चर दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बता दिया है दर्शकों, और सीडीएस अनिल चौहान ने भी दुश्मन को यह साफ संदेश दे दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी थमा है, खत्म नहीं हुआ है। पाकिस्तान अगर भारत की तरफ आंख उठाकर देखेगा, आतंकियों को भेजेगा, तो हमारे पास हथियार बहुत है, आधुनिक हथियार है, और हम चलाना जानते हैं और मारना जानते हैं। What India has done now is there are now two red lines. Between these two red lines, it's opened up the space for conventional operations. So that's a major change which has happened after Sindoor. We knew little bit that we have a better counter drone systems, etc. in our country. सुना दर्शकों, हमारे पास हथियार तो हैं, लेकिन हमने अपनी सुरक्षा के लिए अपने डिफेंस को और ज्यादा मजबूत कर लिया है दर्शकों। ये जानकारी आपको दे रहा हूं मैं, क्योंकि S-400 आने वाला है दर्शकों। भारत को 2026 तक S-400 की बची हुई यूनिट मिल जाएंगी। ये बहुत बड़ी खबर है। रूस के मिशन प्रमुख रोमन बबुश्किन ने पुष्टि की है, और अब 3 स्क्वाड्रन भारत को अब तक मिले हैं, बाकी 2 स्क्वाड्रन डिलीवरी 2026 तक होगी। S-400 की 5 यूनिट के लिए $5.43 अरब की डील हुई थी दर्शकों। और भारत पाक तनाव के बीच आपको पता है, S-400 और हमारा आत्मनिर्भर आकाश तीर कैसे दुश्मन के ड्रोन्स को नेस्तनाबूद करता है, पाक की सभी मिसाइल और ड्रोन को हवा में मारता है। अब ये भारत की ताकत और बढ़ाने वाला है, हमें S-400 और मिलने वाला है दर्शकों। लेकिन एक और खबर आपको दे दूं, भारत लगातार इधर अपनी सुरक्षा को मजबूत कर रहा है, और उधर जो अंदरूनी गद्दार बैठे हैं ना, जासूस, उन पर भी एक्शन ले रहा है दर्शकों। और इनका चेहरा मैं आपको बार बार दिखाता हूं दर्शकों, क्योंकि इनका ईमान नहीं है, ये गद्दार है, पाकिस्तान के लिए भारत की जासूसी करते हैं, ये कहीं भी काम कर सकते हैं दर्शकों। और मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि आज जब हमारे सामने खबर आई, ये जो आपको शख्स दिखाई दे रहा है, ये कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री हैं, उनका पीए रह चुका है। आप सोचिए, एक मंत्री का पीए जासूसी कर रहा है पाकिस्तान की, और इनकी पहचान जब हो रही है, कोई यूट्यूबर निकल रहा है, कोई ना जाने कहां से आ रहा है, लेकिन ये सब भारत का नमक खा रहे हैं और गद्दारी कर रहे हैं भारत के साथ। आज आपको बताता हूं दर्शकों, ये जासूस कहीं भी छिपे हो सकते हैं, आप संभल कर रहिए। ये यूट्यूबर हो सकते हैं, ये सीआरपीएफ का जवान भी हो सकता है, कोई पुलिसकर्मी, कोई स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी, कोई शिक्षक, ना जाने मंत्री का पीए, और ना जाने कौन कौन लोग सामने आ रहे हैं दर्शकों। हम तो हैरान हैं इसे देखकर। लेकिन आपको दर्शकों बताता हूं, देश से गद्दारी पर कार्रवाई की जा रही है और बड़ा एक्शन लिया गया है दर्शकों। कहां पर? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक्शन लिया है, 3 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया है। लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन से ये जुड़े हुए थे, आप सोचिए, सरकारी कर्मचारी, इन्हें बर्खास्त किया गया है और अभी जेल में आतंकी संगठनों को ग्राउंड रिपोर्ट देते थे। मलिक इशफाक नसीर पुलिस कांस्टेबल था, एजाज अहमद स्कूल में सरकारी शिक्षक था, सोचिए जरा आप, वसीम अहमद ये मेडिकल कॉलेज में तैनात था दर्शकों। आप सोचिए, कोई अस्पताल में, कोई पुलिस में, कोई पढ़ा रहा है, और ये लोग देश से गद्दारी कर रहे हैं। दिखाता हूं आपको। देश भर में देश के गद्दारों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। ज्योति मल्होत्रा के गिरफ्तार होने के बाद एक लिंक सामने आ रहे हैं। अब राजस्थान के जयपुर से एक ऐसे जासूस को गिरफ्तार किया जिसका कनेक्शन कांग्रेस से निकल रहा है। पुलिस गिरफ्त में खड़ा ये शख्स शकूर है, जो साल 2008 में पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता साले मोहम्मद का निजी सहायक के तौर पर काम कर चुका है।
और अभी जैसलमेर में रोजगार विभाग में कार्यरत है। लेकिन खुलासा हुआ कि शकूर लगातार आईएसआई के संपर्क में था और वो दानिश के संपर्क में भी था। शकूर के मोबाइल से कई पाकिस्तानी नंबर भी मिले हैं। शकूर की गिरफ्तारी कर जयपुर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेशी के दौरान वकीलों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, साथ ही आरोपी पर सख्त एक्शन की मांग की। भक्ति दिखा रहे हैं तो इन लोगों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए, इनकी व्यवस्था पाकिस्तान में कर देनी चाहिए, इनकी नागरिकता खत्म कर देनी चाहिए, इनकी प्रॉपर्टियां सीज कर देनी चाहिए। इनको सरकारी जो भी सुविधाएं मिल रही है, चाहे वो राशन की हो, चाहे किसी तरह के इलाज की हो, ये सारी तो सुविधाएं इनको बंद करके पाकिस्तान में डिपोर्ट कर देना चाहिए। इधर पंजाब के तरन तारन में भी गगनदीप नाम के शख्स को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि गगनदीप ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी सेना की जानकारी पाकिस्तान में आईएसआई को भेज रहा था, जिसके बदले इसे पैसे दिए जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक गगनदीप पिछले 5 साल से पाकिस्तान स्थित खालिस्तानी समर्थक गोपाल सिंह चावला के संपर्क में था। अब पुलिस गगनदीप की हिस्ट्री खंगाल रही है और वो किस तरह से संपर्क में था और क्या उसका कोई और साथी भी जासूसी गैंग में शामिल है, क्योंकि सीमा पार के आतंकियों के साथ ही देश के गद्दारों पर एक्शन होना जरूरी है। अब दर्शकों, आपको एक बहुत बड़ी जानकारी दे रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जून को जम्मू कश्मीर जाने वाले हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद यह पहला दौरा रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। 6 जून को चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करेंगे, जो आत्मनिर्भर भारत की पहचान है, भारत की ताकत दिखाता है। और उधर उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का भी उद्घाटन करेंगे और श्रीनगर में कटरा से श्रीनगर के लिए ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब ब्रिज, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे और उद्घाटन करने वाले हैं। लेकिन पहलगाम के बाद यह दौरा बहुत खास रहने वाला है दर्शकों, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार घाटी में शांति को लेकर दुनिया में कई सारे मंचों पर कह चुके हैं कि हमने वहां पर शांति स्थापित की है, लेकिन पाकिस्तान जो प्रॉक्सी वॉर कर रहा है अब नहीं चल पाएगा। अब इधर पाकिस्तान को बेनकाब किया है और उधर बैजयंत पांडा के नेतृत्व वाला पहला डेलीगेशन स्वदेश लौट आया है दर्शकों। ये वो डेलीगेशन था जिसने पाकिस्तान के झूठ को दुनिया के सामने रखा। इस ग्रुप में बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे और रेखा शर्मा, AIMIM सांसद चीफ असदुद्दीन ओवैसी, गुलाम नबी आजाद और पूर्व विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला भी थे। इन्होंने सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया में यानी 4 देशों में यात्रा की और पाकिस्तान को बेनकाब किया। लेकिन अब आपको बताता हूं दर्शकों, बाकी 6 डेलीगेशन 8 जून तक विदेश दौरे से वापसी करेंगे। 9 या 10 जून को विदेश गए डेलीगेशन से पीएम मोदी मुलाकात भी कर सकते हैं। खबर यह है कि इस दौरान डेलीगेशन अपने दौरे की रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपेगा और बताएगा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने कैसी जानकारी दुनिया में दी है। लेकिन दर्शकों, अब मैं जो खबर बताने वाला हूं वो आपको सावधान करने वाली है, आपके आने वाली पीढ़ी को, भविष्य को सावधान करने वाली है। खबर यह है दर्शकों कि न्यूजीलैंड की एक महिला सांसद है जिनका नाम है लॉरा, और संसद में उन्होंने अपनी ही न्यूड तस्वीर दिखाई। ये देखिए आप, लेकिन ये तस्वीर उनकी नहीं है, ये AI से बनाई गई है। AI जनरेटेड न्यूड तस्वीर। सोचिए आप, उनका मकसद इस तस्वीर को दिखाने का यह है दर्शकों कि एक फर्जी तस्वीर आपकी भी बनाई जा सकती है। ये बहुत आसान है। आप जो सोशल मीडिया पर तमाम चीजें डालते रहते हैं, वो किसी भी दिन आपके लिए हानिकारक हो सकती है, खतरनाक हो सकती है दर्शकों। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको सावधान रहना चाहिए। सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं। To myself in a matter of minutes, just on the internet. It was actually very, very easy to do. So today in the general debate in the House, I brought to the attention of all the other members of Parliament about how easy it is to do this and how much abuse and harm it is causing, particularly for our young Kiwis and more likely to be our young females. सोचिए आप दर्शक, लॉरा ने संसद में कहा कि उन्होंने गूगल सर्च के जरिए वेबसाइट का इस्तेमाल कर कुछ ही मिनटों में डीप फेक तस्वीर जो बना ली गई वो देखा। AI को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने कहा कि कानून बनाना होगा। 14 मई को लॉरा ने ये बातें कही थी जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और इस बीच आपको दर्शकों एक बड़ी खबर मैं बताने वाला हूं। अभी इस समय मेरे पास आ रही है। कांग्रेस और विपक्ष पर CM योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा है। रामलला के दर्शन को
सांप्रदायिक मानता था विपक्ष, कम्युनल माना गया। दर्शक, यह हमारे देश में हुआ है। कांग्रेस और विपक्ष के लोग आज तक अयोध्या नहीं गए। पीएम मोदी शिलान्यास पर गए, प्राण प्रतिष्ठा में आए, लेकिन अब तक बड़े बड़े जो हिंदू होने के दावे करते ना दर्शक, वो लोग रामलला के दर्शन के लिए नहीं पहुंचे। सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। बिना राम के आदर्शों के चरमोत्कर्ष कहां, बिना राम के इस भारत में भारतवर्ष कहां। ये उद्गार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दशकों पहले खुद किए थे, खुद लिखे थे। अयोध्या को छूत बना दिया गया था और मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं। और भगवान राम को कांग्रेस ने और पिछली सरकारों ने राम मंदिर का दर्शन करना सांप्रदायिक मान लिया। लोग वहां जाते ही नहीं थे। अयोध्या को छूत बना दिया गया था और मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जो दोनों कार्यक्रमों में भाग भी लिए और आज एक नवीन अयोध्या हम सबको देखने को मिल रही है। देखा दर्शकों आपने, सावधान रहना होगा उन लोगों से जो सिर्फ हिंदुत्व का चोला ओढ़ते हैं। बहरहाल न्यूज का एक्सट्रे में फिलहाल इतना ही। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH चना मसाला।